नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। जो हमने इससे पहले पाठ पढ़ा था उसका दूसरा भाग लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जो मैंने पाठ पढ़ा था उसका नाम है आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, और अभी जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है आपका पठार। पठार के बारे में जानेंगे। तो पठार से अभी हम देखेंगे कि पठार क्या कहता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और यहाँ से तो प्रश्न आने ही हैं। पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। यदि पूछेगा कि पठार क्या है तो आप इसको ध्यान रखना कि ये सपाट भूमि होती हैं। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। अब पर्वतों की सतह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। अब ये दक्कन पठार कहाँ पर है? भारत में, इसको ध्यान रखना है आपको। और केनिया, तंजानिया, यह है तंजानिया। क्या है? केनिया में है आपका एक तंजानिया, तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, इसे भी आपको ध्यान रखना है, यहीं से प्रश्न आते हैं। एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर एक है आपका तिब्बत का पठार, 5.1 में हमने देखा भी था। ये कह रहे हैं कि अभी आपको दोबारा दिखा देंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे है कि जिसकी ऊंचाई, तिब्बत पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। कितने? 4000 से 6000 मीटर तक। पठार बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। क्या होती है? खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। क्या है? पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोना और हीरा के लिए। कहाँ का पठार? तो अफ्रीका का पठार। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे। उसके बाद है भारत के छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। अब ये छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? तो भारत में है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार इसमें पाए जाते हैं। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे। अब ये 6.5 का जो चित्र है वो पठार का है। देखिए इस तरह का पठार होता है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं। क्या होते हैं? जलप्रपात, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से क्या होती हैं? गिरती हैं। इस बात को ध्यान रखना है। नदियाँ कहाँ से गिरती हैं? ऊंचाई से। भारत में छोटा नागपुर पठार स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। अब ये दो जो यहाँ पर इन्होंने नाम बताया है, यह प्रश्न पहले भी आया है। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित कौन सी है? हुंडरू जलप्रपात, तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। कहाँ पर? लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो कि उपजाऊ है। काली मिट्टी क्या होता है? उपजाऊ एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छा होता है काली मिट्टी। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो कि पर्यटकों को आकर्षित करता है। जो घूमने वाले जाते हैं पर्यटक, उनको क्या करता है? तो आकर्षित करता है। आगे हम देखते हैं मैदान के बारे में। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक
ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। आगे है आपका, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन के यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब ये यांगत्से नदी जो है वो कहाँ पर है? यांगत्से नदी आपका चीन में है, इसे भी ध्यान रखना है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है, ये सभी जानते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत में गंगा का मैदान क्या कह रहे हैं? सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। ये रहा, ये सभी जगह का यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। ये देखिए कितनी उपजाऊ हैं, खेती ये लोग कर रहे हैं। ये मैदान मैंने आपको दिखाया। आगे है आपका स्थल रूप एवं लोग। यहाँ पर हमें क्या करना है? स्थलों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वत, अब पर्वत के बारे में भी हमने इससे पहले ही पढ़ लिया है। तो ये कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। ये जो लोग पर्वत के क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए क्या होता है? तो जीवन बहुत ही कठिन होती है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है? तो सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत ही विनाश कर देते हैं और इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताया है कि आगे पीढ़ी जो आने वाली है उसके लिए हम पृथ्वी को क्या करें? तो सुरक्षित रखें। अब यहाँ पर इन्होंने दो चित्र भी दिया है। एक है आपका रस्सी से बना पुल, अरुणाचल प्रदेश की है ये। उसके बाद है दूसरा चित्र आपका एक प्रदूषित नदी जिसे हम गंदा कर देते हैं, इसे भी हमने देख लिया। उसके बाद चित्र संख्या 1 से 10 को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। अब यहाँ जो इन्होंने चित्र दिया है, जैसे ये पहला चित्र है, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 चित्र यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए। आगे है आपका
5वां, यह है 6ठा, ये 7वां, और भी हैं, यह है आपका 8वां, यह है 9वां और यह है 10वां। सभी चित्र के ऊपर में आपको लिखना है। ये सारे जो हैं वो क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर किस तरह से लोग रहते हैं, कैसे वहाँ की जलवायु है, सभी के बारे में आपने पढ़ा है, तो आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्न अभ्यास। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं यदि आपका प्रश्नों का अभ्यास कराने लग जाऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जितने मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसका जो अभ्यास प्रश्न है आप उसमें से देखेंगे और इसको हल करेंगे। इससे क्या होगा, तो आपको सीटेट में जो इसमें से प्रश्न आएंगे उसे हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे देखिए, पहला इन्होंने कहा कि प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से है, अभी हमने जाना है। दूसरा है कि पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। उसके बाद है आपका पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार था। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों होते हैं। और 7वां है पर्वत में जनसंख्या कम होती है, तो क्यों होती है। ये जो 2 पार्ट में जो मैंने वीडियो बनाया है इस चैप्टर का, उसे आप ध्यान से जब देखेंगे और सुनेंगे तो आसानी से इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो आप जा कर के देख लीजिए, दोनों पार्ट यहाँ पर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के नाम से। अब जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन हैं उसको भी हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। तो पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, तो कैसे भिन्न होते हैं, ये कैसे पता लगाएंगे, तो हम ढाल से पता लगाएंगे। उसके बाद हिमानी कहाँ पाई जाती है, अभी हमने पढ़ा है हिमानी के बारे में। तो हिमानी जो है आपका वो पर्वतों में पाया जाता है, इसे ध्यान रखना है। तीसरा आपका दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है, अभी हमने जाना है। तो दक्कन का पठार जो है आपका वो भारत में है। उसी प्रकार से यांगत्से नदी कहाँ बहती है, अभी हमने पढ़ा है। यांगत्से नदी जो है आपका वो चीन में बहती हैं। उसी प्रकार से है 5वां प्रश्न, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यूरोप की जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो आपने अभी पढ़ा है, तो यह है आल्प्स। ये आप ध्यान रखना है। इसी तरह से आप भी याद रखेंगे तो आपको सी टेट के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आएंगे या टेट किसी भी टेट के अंतर्गत उसे आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। अगला है आपका तीसरा प्रश्न, इसी में जो है उसका नाम है, वो कह रहे हैं कि समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र कौन से होते हैं। समतल भूमि वाले आपको बिल्कुल ध्यान में आ गया होगा, जहाँ पर खेतीबाड़ी की जाती है तो वो मैदान हो गया। दूसरा है आपका कि हिमालय एवं आल्प्स पर्वतों के उदाहरण कौन से हैं, तो बलित पर्वत है, ये आपको ध्यान भी होगा। उसके बाद खाली स्थान क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है, कहाँ पर खनिजों की प्रचुरता होती हैं, तो पठारों में, अभी हमने इसे पढ़ा भी है, आप भी इसे ध्यान रखेंगे। फिर खाली स्थान पर्वतों का एक क्रम क्या कहलाता है, तो श्रृंखला कहलाता है, पर्वत श्रृंखला, जिसे हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद है आपका कि क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, खाली स्थान में भरना है तो मैदान है। यहाँ पर जहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है, उत्पादन जैसे कि खेतीबाड़ी जहाँ पर ज़्यादा होती है, कृषि कार्य, उसे मैदान ही कहा जाता है। तो इस तरह से यदि मैं आपको आंसर बता दूंगा तो आपको उतना याद नहीं रहेगा। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि चैप्टर को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो आप नोट्स भी बनाइए। नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको ध्यान से आप देखिए। सर धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला जो मैं पाठ लेकर के आऊँगा वो होगा हमारा देश भारत। सर धन्यवाद।